हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजी। हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे थे। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में हमारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 6 आ चुका है। अब वो संडे को 6 हो चुका है। अब ये हम लेके आए हैं उसका सॉल्यूशन। तो आइए डिस्कस करते हैं फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 6 के सॉल्यूशन, बॉटनी पेपर, हिंदी मीडियम। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग। आम के संदर्भ में निम्न वर्गीकी समवर्गों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। मतलब हमें छोटे से स्टार्ट करके बड़े की ओर जाना है। चलो एक बार हम लिख लेते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो स्पीशीज पहले, जीनस बाद में, ऐसे करके हमें ऊपर की ओर बढ़ना है। तो आम के बारे में बात की जा रही है। आम का क्या है? तो जीनस, स्पीशीज क्या है इसमें? स्पीशीज है, स्पीशीज दिया है क्या? नहीं दिया है। मैग्नीफेरा इंडिका, तो जीनस दिया है, तो आना चाहिए सबसे पहला मैंजीफेरा। मैंजीफेरा आ गया, ठीक है। इसके बाद फैमिली, फैमिली में क्या आना चाहिए? फैमिली है एनाकार्डिएसी। इसमें एसी लगा रहता है लास्ट में, हमको पता है। तो एनाकार्डिएसी फैमिली हो गई। ई के बाद आना चाहिए ए। कितनी जगह है? ये है, ठीक है। एनाकार्डिएसी के बाद फैमिली हो गई, जीनस हो गया, ऑर्डर आना चाहिए। ऑर्डर में एल्स आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर में आ जाएगा सेपिंडेल्स, बी हो गया, ई ए बी, ये दोनों ऑप्शन है। फिर उसके बाद आएगा, ऑर्डर हो गया क्लास। क्लास क्या है? डाइकोटिलिडनी है, हाँ डाइकोटिलिडनी। और फिर सबसे बड़ा आ जाएगा एंजियोस्पर्म। तो ई ए बी सी डी, this will be the right answer. Answer will be B. नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव जो एक कोशिकीय, सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक, समुद्र में पाए जाते हैं, मुख्य उत्पादकों की तरह कार्य करते हैं। तो इसका हमको मालूम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो किंगडम प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में सबसे पहले जो पढ़ाए गए हैं क्राइसोफाइट डायटम्स हैं। तो ये डायटम्स की विशेषता है कि समुद्र के मुख्य उत्पादक एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का जो बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट है, वो किस किस में विभेदित होता है? तो फ्यूनेरिया हमें पता है किस में आता है। फ्यूनेरिया आता है इसके अंदर फूट, सीटा, कैप्सूल, 3 पार्ट होते हैं। स्पोरोफाइट जो भी गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है, इसमें नीचे की तरफ इस तरह से गैमेटोफाइट होता है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर होता है, और इसमें कहीं से पाद, फिर यहाँ पर फूट वाला हिस्सा, ये सीटा वाला हिस्सा, और आगे चल के कैप्सूल जैसा भाग बनता है, फूट सीटा कैप्सूल। तो ये आंसर हो गया सी। जड़ पाद, सीटा और संपुट में विभेदित होता है। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय युग्मकोद्भिद उपस्थित होता है। युग्मकोद्भिद की बात कह रहा है, बहुकोशिकीय कह रहा है, ठीक है। तो बहुकोशिकीय सब में ही है लगभग लगभग, है ना। एक कोशिकीय किस में है? यूकैरियोट में होता है क्या? यूकैरियोट में नहीं। पादप जगत की अगर हम बात करें तो पादप जगत में जहां भी युग्मकोद्भिदों की बात हुई है, ब्रायोफाइट से लगा करके एंजियोस्पर्म तक, तो एंजियोस्पर्म में आए तो परागकण भी आए। परागकण भी द्विकोशिकीय संरचना या त्रिकोशिकीय संरचना होती, पर यहाँ बहुकोशिकीय संरचना की बोल रहा है ना। बहुकोशिकीय संरचना कैसे पहचानेंगे? तो इसमें देखिए क्या क्या है। पाइनस, पाइनस जिम्नोस्पर्म है। सेलाजिनेला, ये भी होगा इसमें। गेहूं एंजियोस्पर्म है। फ्यूनेरिया, ये भी इसमें आ गया ब्रायोफाइटम। तो इन सभी में युग्मकोद्भिद जो है वो सभी बहुकोशिकीय आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322 के लिए दिए गए चित्र में ए, बी, सी और डी को पहचानिए। तो ए क्या होना चाहिए? ए, इस क्षेत्र में कोई एंजाइम है, शायद वो एंजाइम का पूछ रहा है।
ए यहाँ पर कोई एंजाइम है, तो यहाँ हमको पता है EcoR1 एंजाइम है, तो एक ही ऑप्शन है ऐसे, तो ये तो दिख ही रहा है। चलो फिर भी बाकी देख लेते हैं। ये बी, यहाँ टेटार जीन है, यहाँ से यहाँ तक लिखा भी है टेटार, तो इस जगह पर BAM-H1 एंजाइम था, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद सी, ये जीन का नाम पूछ रहा है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन हो गई, और ये डी ORI, ये हो गया, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हाँ भाई, पपीता और खजूर में केवल परनिषेचन हो सकता है, लेकिन स्वयुग्मन या सजात पुष्पी परागण नहीं हो सकता। सही कथन है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। ठीक है, पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं। सही है, दोनों सही हैं भैया, कथन कारण दोनों सही हैं। आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न पादप हार्मोन में से कौन सा जरावस्था को विलंबित करवाता है, जरावस्था में देरी करवाता है, ताकि फल पेड़ पर अधिक से अधिक समय तक रह सके और बाजार में मिल सके। तो फल युवा बना रहेगा, पेड़ के साथ जुड़ा रहेगा, तो उसका देखभाल पेड़ करेगा। अगर पेड़ से अलग कर लिया गया फल को, तो उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ताकि वो जल्दी पके नहीं, जल्दी खराब ना हो। फल को ज्यादा से ज्यादा समय तक पेड़ पे तभी बना के रखा जा सकता है जब वो फल पौधे के लिए युवा हो। युवा हो मतलब उसमें विकास का कार्य चल रहा हो, तो उसमें जिबरेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आंसर होना चाहिए सी, जिबरेलिक एसिड। नेक्स्ट, हाँ भाई, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जो जाति समृद्धि और क्षेत्र का संबंध, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज रिचनेस, जाति समृद्धि मतलब स्पीशीज रिचनेस, और क्षेत्र मतलब एरिया, इसका जो ग्राफ बनाया गया था उसमें इंटरसेप्ट आता है इस तरह का, सॉरी, तो उसमें पूछा है कौन सी चीज क्या है, तो इक्वेशन लिखी जाती है जब S इज इक्वल टू log C और Z log A, तो यहाँ पर Z जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट या फिर समाश्रय गुणांक कहलाता है, तो Z है समाश्रय गुणांक, यही ऑप्शन होना चाहिए। Y बराबर इंटरसेप्ट है, C बराबर Y इंटरसेप्ट, ये C Y पर इंटरसेप्ट कर रहा है, Y इंटरसेप्ट, तो आंसर हो गया C। नेक्स्ट, हिस्टोन के बारे में कौन सा कथन सही है? हिस्टोन संगठित होकर 10 अणुओं की इकाई, नहीं ये गलत है, 8 होना चाहिए। हिस्टोन का पीएच आंशिक रूप से क्षारीय, सही है, मतलब ये आंसर हो सकता है। हिस्टोन में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन नहीं होता, आर्जिनिन प्रचुरता में होता वो भी है, लेकिन प्रचुरता की बात की जा रही है, ज्यादा मात्रा में कौन होता है। हिस्टोन की पार्श्व श्रृंखला में ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं धनात्मक, तो ये आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, एंजाइम जो ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है, लाइगेज, ये सबको याद रहता है, डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट, कौन सा कथन जैव विविधता की क्षति के संदर्भ में सही है? आवास क्षति, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण है, सही बात है। सूखा व बाढ़ जैव विविधता की क्षति, चलो इससे तो बच के भाग सकते हैं। आर्थिक दोहन जैव विविधता की क्षति, ठीक नहीं है। आर्थिक दोहन तो ठीक है, इससे ज्यादा आवास की क्षति और विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। परभक्षण, परभक्षण से तो इतने साल से जीवित है, तो 101 का होना चाहिए आंसर ए। नेक्स्ट, अपघटन, डिकम्पोजिशन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण क्रियात्मक लक्षण है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, गलत वाला कथन पूछा है। अपघटन में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, सही बात है। गर्म तथा नम पर्यावरण अपघटन को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही बात है, जहां गर्मी और नमी मिलेगी वहां अपघटन ज्यादा होगा। लिग्निन, काइटिन तथा सुबेरिन अपघटन को प्रेरित करते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि लिग्निन आसानी से अपघटित नहीं होता है, ठीक है, तो ये कथन गलत हो जा रहा है। नाइट्रोजन तथा शर्करा घटक अपघटन को प्रेरित करते हैं, ये ज्यादा अच्छे से बैक्टीरिया की ग्रोथ को कराते हैं, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पिसास्टर तारा मछली किस अंतर्ज्वारीय समुदाय, समुदाय लिखा इधर, समुदाय होना चाहिए,
एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। समुदाय का कौन से अंतर्ज्वारी इंटरटाइडल जोन का, इंटरटाइडल जोन कहां पर बताया गया था, तो अमेरिकन स्टारफिश के लिए अमेरिकी प्रशांत तट, अमरीक लिखा है, इसको अमेरिकी कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से असत्य को पहचानिए। हाँ भाई, प्रतिजीविता चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए बहुधा प्रयोग में लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रतिजीविता क्या होती है कि इसमें एक का नुकसान हो रहा है जीव का और दूसरे का कोई नुकसान भी नहीं और कोई फायदा भी नहीं, ठीक है। तो प्रतिजीविता में कोई ना कोई रसायन बनाया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, जो जीव नुकसान पहुंचा रहा है उसके द्वारा जिस जीव के साथ वो रह रहा है उसके लिए, उसके विरुद्ध, ठीक है ना। तो ये बात तो सही हो गई। और पूछा है कि असत्य, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रतिजीविता में एक जाति को नुकसान जबकि दूसरी जाति को फायदा होता है, फायदा भी नहीं होता, ये भी असत्य हो गया, ठीक है। प्रतिजीविता में एक जाति को नुकसान जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है, ठीक है, ये वाली बात सही है। हाँ, प्रतिजीविता ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया है, नेगेटिव इंटरेक्शन है, ये भी सही बात है। तो असत्य में केवल बी आ रहा है, तो आंसर होना चाहिए ए, 104 का ए। फिर आइए नेक्स्ट, पुच्छन यानी कि टेलिंग। टेलिंग आपको ध्यान रहेगा, टेलिंग अपना कब होती है, एमआरएनए जब बनना होता है, एचएनआरएनए बनता है पहले, प्राथमिक अनुलेख, उससे फिर एमआरएनए बनता है, बीच में प्रोसेसिंग होती है, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये 3 काम होते हैं। तो पुच्छन यानी टेलिंग की क्रिया में एडेनिन समूह 3 प्राइम सिरे पर टेम्पलेट स्वतंत्र रूप से जुड़ते हैं, सही बात है। अंतरापित जीन व्यवस्था जीनों के पुराने लक्षण को दर्शाता है, ये भी सही बात है, ठीक है। अब इसका कारण नहीं है, सही व्याख्या नहीं है। कारण सही क्यों नहीं है, क्योंकि भैया 3 प्राइम एंड एमआरएनए जैसे बनना है तो 5 प्राइम एंड पे तो कैपिंग हो चुकी है और 3 प्राइम एंड पर टेलिंग होती है। तो ये क्यों होती है, तो इसको आरएनए के पाचन से बचाने के लिए करवाई जाती है टेलिंग, इसलिए नहीं कि ये जीन व्यवस्था पुराने लक्षण को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें ये आंसर होना चाहिए। अब भाई कथन कारण के सवाल में मैं बच्चों को एक ट्रिक कई बार देता हूँ, कई बार वो काम भी आ जाती है, कईयों को जम भी जाती है। देखो, जैसे ही कथन पढ़ा आपने तो कथन पढ़ के कारण को ढक लिया करो पेपर में और कारण देखा मत करो। हम लोगों के लिए तो ठीक है, कारण देखने से क्या होता है, बच्चे के मन में वो आ जाता है कि हो सकता है यही कारण हो, लेकिन कारण एक बार सोचो कथन को पढ़ने के बाद में, कारण को ढक लिया पेपर में, अगर आपकी सोच आपको सही में उसका कारण अगर मालूम है तो आपकी सोच और वहां लिखी हुई चीज से आप मैच करके देखो, हो सकता है सेम हो, अगर सेम है तो कारण वही है, नहीं तो फिर या तो आपको आता नहीं है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, वो कारण नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़ें और सही का चयन करें। वीएनटीआर अनुषंगी डीएनए श्रेणी से संबंधित है, इसलिए इसे लघु अनुषंगी कहते हैं। चलो ये सही बात है, लघु अनुषंगी है, ये सही बात है। वीएनटीआर का आकार 0.1 से 20 किलो बेस होता है, के भी होता है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। सॉरी, बी नहीं डी, दोनों कथन सही है, इसमें आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट, कौन सा अनुलेखन का मुख्य एंजाइम है, अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट, ए तथा बी वंश जैसे 2 प्रकार के वंश है जिसमें 2 प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण, मतलब विषम बीजाणुकता, विषम बीजाणुकता सेलाजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया 3 में देखी जाती है, तो आंसर इसमें सेलाजिनेला, साल्विनिया, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, पराग कणों की जीवन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यह अत्यधिक परिवर्तनशील होती है, मतलब इसमें वेरिएबल हो सकता है भाई, किसी किसी में ज्यादा होता है, किसी किसी में कम होता है, किसी में कुछ घंटे, किसी में कुछ महीने, किसी में कुछ साल, किसी में कुछ हजार साल, तो सही बात है ये। यह प्रचलित मतलब उस समय पर उपस्थित तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करती है, सही बात है। चावल तथा गेहूं के परागकण निकलने के 30 मिनट
सही बात है, भीतर ही अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं, सही बात। मतलब आंसर ये होना चाहिए, पढ़ लेते हैं। रोजेसी, लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी के सभी नहीं होगा, कुछ होना चाहिए था। पराग कणों की जीवन क्षमता महीनों तक, है ना, तो ये आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट, ओहो बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ के देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से संबंधित निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत कथनों का चुनाव कीजिए। मतलब जो कथन गलत है वो चुनने हैं अपने को। टैंक लिखा है, टैग होना चाहिए। टैग पॉलीमरेज अभिक्रिया में दिए गए न्यूक्लियोटाइड द्वारा प्राइमर का प्रसार करता है। प्राइमर की लंबाई बढ़ाता है कौन? टैग पॉलीमरेज अभिक्रिया में मिले हुए न्यूक्लियोटाइड से, तो बात सही होगी। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में वांछित जीन माना जाता है। वांछित जीन नहीं, इसको चयनात्मक मार्कर या सिलेक्टेबल मार्कर माना जाता है, तो ये कथन हो गया गलत। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंडों को केवल उनके आवेश के आधार पर नहीं, ये भी गलत है। केवल उनके आवेश नहीं, आकार के आधार पर, है ना, आकार, चार्ज एंड साइज, तो ये गलत हो गया। रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा डीएनए एक खंड को होस्ट बैक्टीरिया में डाला जाता है, एक खंड को होस्ट में, ये सही हो गया। वांछित प्रोटीन की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए होस्ट कोशिकाओं को सतत संवर्धन में गुणन करवाया जाता है। भाई बार बार गुणन कराओगे, मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो जितनी कोशिकाएं बनेगी उतना ज्यादा प्रोटीन बनेगा, तो ये बात सही है। अनुप्रवाह संसाधन मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का एक चरण है। भैया ये तो गलत है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में हम देखते हैं डीनेचुरेशन, है ना, एनीलिंग और इलोंगेशन, तीन चीजें हैं, तो उसमें ये तो नहीं है अनुप्रवाह संसाधन। इसमें शोधन और पृथक्करण आता है, ये हम मानते हैं, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या है? सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ, ये पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। हाँ भाई, इनमें सही विकल्प चुने। स्वाइन फ्लू, मोनास्कस परपुरियस नहीं है। एड्स, स्यूडोमोनास से कोई लेना देना नहीं है। हार्ट, पेनिसिलियम, कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, सही जवाब। वायवी श्वसन, वायवी लिखा है, इसको सुधारेंगे, वायवी है। वायवी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम चरण तक सीमित है। लास्ट में ही ऑक्सीजन का प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में, तो ये बात हो गई सही। ईटीसी में NADH प्लस H प्लस के अणु से ATP के 2 अणु नहीं, यहाँ 3 होना चाहिए। और FADH2 से ATP के 2 अणु, यहाँ 3 की जगह 2 होना चाहिए, तो ये कथन गलत है। कथन 1 सत्य, कथन 2 गलत है, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, लाइकेंस के बारे में असत्य का पता लगाइए। सहजीवी हैं, सही बात है। 2 अलग अलग जीवों से बने, सही बात है। लाइकेन में शैवाल को, ओहो ये रहा गलत आंसर, ये रहा तुम्हारा आंसर। तो लाइकेन में शैवाल को फाइकोबायोंट पादप घटक और कवक को माइकोबायोंट कवक घटक कहा जाता है, उल्टा लिख दिया है। माइकोबायोंट इधर होना चाहिए, सॉरी फाइकोबायोंट होना चाहिए इधर, और माइकोबायोंट होना चाहिए इधर। इनमें शैवाल स्वयं के लिए और कवक साथी के लिए भोजन बनाती, सही बात है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में जेड स्कीम का नाम किससे लिया गया है, क्यों? तो हमको याद आ जाएगा, हम ध्यान दें, इस तरह से जेड स्कीम पढ़ाई जाती है हमें। यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 होता है, यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाता है, यहाँ NADP रिडक्टेज कर लेता है जो भी। तो ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ किसका बनता है? वास्तविकता में ये ग्राफ जैसा बनता है, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम विभव ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन वाहकों के साथ रिडॉक्स क्षमता की ग्राफ जिगजैग पैटर्न बनाता है, यही रीजन सही है। किसका किसका?
यहाँ पर तो रिडॉक्स पोटेंशियल है और यहाँ ये सब कौन है, इलेक्ट्रॉन वाहक है। तो ये जो ग्राफ बनता है वो जिग जैग पैटर्न दिखाता है, इसलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं, है ना। एनसीईआरटी की लाइन है सीधी सीधी कि रिडक्शन पोटेंशियल या रिडॉक्स पोटेंशियल के क्रम में जब इनको अरेंज किया जाता है तो ये जेड स्कीम बनाता है, जेड स्कीम बनती है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद इसकी शून्य ऊर्जा स्थिति, कोई लेना देना नहीं क्वेश्चन से। क्लोरोप्लास्ट के भीतर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्षेत्र, इससे भी लेना देना नहीं। थाइलाकॉइड झिल्ली के भीतर इसकी शीर्ष बिंदु स्थिति, कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, कथन कारण। कथन है परभक्षी, परभक्षी मतलब प्रीडेटर, स्पर्धी शिकार जातियों के बीच, मतलब परभक्षी मान लिया जाए जैसे कोई शेर है तो उनके स्पर्धी शाकाहारी जातियों के बीच क्या कर रहा है, स्पर्धा की तीव्रता कम कर रहा है। कैसे करता है भाई ये, तो हम बताएंगे इसमें कि जैसे यहाँ पर एक शेर है तो वो शेर कभी हिरण को खा सकता है, शिकार कर सकता है, कभी गाय वगैरह को, कभी बकरी वगैरह को, कभी खरगोश वगैरह को, अलग अलग शाकाहारियों को मार के खा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के शाकाहारी का भक्षण करेगा, जबकि ये शाकाहारियों का आपस में क्या है, स्पर्धा है। तो इनमें से कभी इसको खाएगा, कभी इसको खाएगा, कभी इसको खाएगा, और ज्यादा संभावना ये रहती है कि जो ज्यादा दिख जाए उसका शिकार आसानी से हो जाता है। जैसे झुंड दिख गया, बकरी का झुंड दिख गया, बकरी एक आध मार के खा ली, हिरण का झुंड दिख गया, एक आध हिरण मार के खा ली। तो जो ज्यादा है वो ज्यादा दिखेगा और उसका शिकार होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा नहीं कि फिक्स हो कि यही खाना है ना। तो ये इनके बीच में से धीरे धीरे कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको खा रहा है, तो इनकी आबादी क्या हो रही, कम हो रही। आबादी कम हो रही मतलब इनके बीच में स्पर्धा में भी तीव्रता कम हो रही है। अगर मान लो 100 हिरण है तो वो ज्यादा खाएंगे, 98 हिरण है तो थोड़े कम खाएंगे। हाँ, तो स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में, कम्युनिटी में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये इस तरीके से कर रहा है शिकारी, तो होगा क्या कि इनमें कोई भी ना ज्यादा बढ़ पाएगा, ना किसी की आबादी बहुत कम होगी। क्योंकि जैसे मान लो कि हिरण की आबादी कम हुई तो इतने में बकरी थोड़ी दिख रही, बकरी को मार लिया। बकरी ज्यादा हो गई थी, बकरी कम हो गई, खरगोश ज्यादा हो गए, खरगोश को मार लिया। सबको थोड़ा थोड़ा मारते रहे ताकि सभी की आबादी नियंत्रण में रहे और इनके बीच में स्पर्धा नियंत्रण में रहे। तो स्पर्धा नियंत्रण में तो क्या होगा, संसाधन की खपत हिसाब से होगी। संसाधन की खपत मतलब शाकाहारी हैं, क्या खाएंगे ये, घास फूस पौधे। अगर घास फूस पौधे खा रहे हैं तो इनमें स्पर्धा कम हो रही है। स्पर्धा कम हो रही मतलब सबका थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, मतलब जैव विविधता बनाए रखता है। कौन, शिकारी। गॉस का जो स्पर्धी अपवर्जन नियम है ये बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम संबंधी जातियां लंबे समय तक साथ साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मान लो एक पौधा है, एक पौधे को दो प्रकार के पक्षी उसका फल खाते हैं, दोनों में स्पर्धा होगी। अगर फल नहीं आ रहे हैं या फल कम आ रहे हैं तो स्पर्धा ज्यादा तीव्र हो जाएगी, ठीक है। तो उनमें से अंततः क्या होगा कि कोई एक प्रजाति जो ताकतवर रहेगी वो जीत जाएगी, दूसरे को वहां से या तो हटना पड़ेगा या विलुप्ति का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यही है स्पर्धी अपवर्जन नियम, और स्पर्धी रूप से कमजोर जाति अंततः विलुप्त कर दी जाएगी। सही बात है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन वो था जो थोड़ी देर पहले मैंने दिया, क्या, सभी की प्रजाति नियंत्रण, सभी की समष्टि नियंत्रण में रहेगी। समष्टि नियंत्रण में रहेगी तो उत्पादक पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, उत्पादक पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा तो जैव विविधता बनी रहेगी, ठीक है। वो कारण था। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए, बी। नेक्स्ट, ससीम केंद्र की जीवों यूकैरियोट्स की बात हो रही है। आरएनए पॉलीमरेज 2 का अनुलेखन में क्या योगदान है। तो आरएनए पॉलीमरेज इससे आरआरएनए 2 नहीं, ये तो दूसरा हो गया, ठीक है, ये भी नहीं, ये है आंसर। एमआरएनए के पूर्ववर्ती को अनुलेखित करता है। एमआरएनए का पूर्ववर्ती कौन है,
प्राथमिक अनुलेख यानी कि HNRNA। ठीक है, तो इसको करेगा, सी आंसर है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, कोडोन से मैच करना है भैया। तो AUG दिख गया मेरे को मिथियोनिन, GUG दिख गया वेलिन, ठीक है, फिर UAC और AGU होना चाहिए सीरिन का, UAC होना चाहिए टाइरोसिन का। हाँ, WXYZ को पहचानना है। तो ये रक्त समूह ठीक है, W बोल रहा है लेकिन रक्त समूह A है, तो यहाँ पर होना चाहिए IA और स्मॉल I। ठीक है, फिर ये तो ठीक है दे दिया, फिर X, यहाँ ब्लड ग्रुप दे दिया है, जीनोटाइप पूछ रहा है, जीनोटाइप होगा इसका IB और स्मॉल I। फिर इधर Y, यहाँ पर ब्लड जीनोटाइप दे दिया, ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, तो ये होना चाहिए AB। Z, यहाँ पर स्मॉल I, तो IAI, IBI, AB और I0 भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो I0 के हिसाब से देख लेते हैं, AIA I0, IB I0, ये तो दोनों सही है। तीसरा क्या है, AB, चौथा I0, आंसर होगा B। नेक्स्ट, ओहो, भिंडी, पिटूनिया, कपास, मकोए, सरसों, गुड़हल, दिए गए उदाहरणों में से कितने निम्न पुष्प सूत्र वाले हैं, पादप कुल में आते हैं, मतलब कौन से पादप कुल की बात हो रही है, तो पहले पहचान लेते हैं। ये बताया गया है कई बार कि A इन्फिनिटी, मतलब ये होना चाहिए मालवेसी का उदाहरण। ठीक है, मालवेसी के उदाहरण में आपको ध्यान होना चाहिए कि एक तो भिंडी है, कपास है और गुड़हल है, तीन है, आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट, हाँ भाई, ओहो, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है भैया, तो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। इसको पहले थोड़ा कलर कर लें, बेहतरीन कलर रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। ये प्रभावित काला कलर ले लें क्या, डार्क, हाँ ठीक है, डार्क कर लेते हैं, ये डार्क हो गया भाई, प्रभावित, हाँ प्रभावित हो गया। और तो कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। क्या बताना है, अनुवांशिक व्यवस्था, जीनोटाइप बतानी है, किसकी बतानी है, प्रथम पीढ़ी की, इसकी और इनकी, है ना। तो ये नर, ये मादा और ये नर, इन दोनों का जीनोटाइप बताना है। तो पहले अपन बीमारी पहचान लेते हैं, जरा देखो क्या है। ये दोनों बीमार थे, अगली पीढ़ी में दोनों बीमार आए हैं, दोनों बच्चे हैं, दोनों बीमार हैं, मतलब बीमारी प्रभावी टाइप की है। ओहो, बीमारी प्रभावी है तो ये दो कंडीशन हो सकती है, ए और कैपिटल है। ठीक है, लिंग वाला तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि मादा जो है, माता से बीमारी केवल पुत्र में जाती तब अपन बोलते कि लिंग संलग्न है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो अपन लिंग संलग्न नहीं मानते हैं, ऑटोसोमल मानते हैं। बीमारी कैसी हो गई, ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल के लिए मैं ये या फिर ये दोनों में से कोई एक लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इनका हो सकता है कैपिटल ए, स्मॉल ए, या फिर कैपिटल ए, कैपिटल ए। हाँ, फिर यहाँ पर ये स्वस्थ है, तो अगर बीमारी प्रभावी प्रकार की है तो ये डेफिनेटली रिसेसिव होना चाहिए, क्योंकि ये स्वस्थ दिख रहा है ना। तो डबल स्मॉल ए होना चाहिए। तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा दिखे जिसमें ये ऐसा मिल जाए तो इसको अपन मान ले। एक कॉम्बिनेशन ये दिख रहा है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों प्रभावी दे दिए। ये भी नहीं हो सकता है, दोनों में प्रभावी है, दोनों में प्रभावी है, आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन मतलब इनहेरिटेबल म्यूटेशन जनसंख्या में बार बार मिले, उच्च आवृत्ति से मिलता है, तो इसे कहते हैं बहुरूपता, आंसर ए। मॉलिक्यूलर बेसिस का क्वेश्चन है, टिपिकल एनसीईआरटी की लाइन है, 0.01% से ज्यादा आवृत्ति हो किसी एलील की बहुरूपता की तो उसे एलील का दर्जा दे दिया जाता है। मानव जीनोम परियोजना में अनुक्रम टिप्पण संदर्भित करता है, ये संदर्भित नहीं संदर्भित होगा, अनुक्रम टिप्पण है ना, डीएनए के केवल व्यक्तिक
व्यक्ति तो वो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में था, व्यक्त अनुक्रम घुंडी में, तो ये नहीं होगा। केवल उसी भाग को अनुक्रमित करना जो आरएनए के रूप में व्यक्त, मतलब ये भी नहीं होगा, व्यक्त वाली बात है। डीएनए के व्यक्तिक और अव्यक्तिक अनुक्रमों को अनुक्रमित करना, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एल्कोहलिक किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? ये एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, लेस देन 7%, 7% से कम। नेक्स्ट, जब सुक्रोज का प्रत्येक अणु, भाई सुक्रोज की बात हो रही है तो ध्यान देंगे, सुक्रोज है, इस पर इन्वर्टेज लगाया जाएगा एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम से ये टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। ग्लूकोज से आगे चल के बनेगा फ्रक्टोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि फिर परिवर्तित कर दिया जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज भी परिवर्तित कर दिया जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये दोनों आगे चल के ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया करेंगे। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से अंततः 2 पाइरुविक बनेंगे, मतलब हमारे पास है 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, एक इससे मिलेगा एक इससे मिलेगा, 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। भाई एक चलता है तो 2 पाइरुविक बनाता है, 2 चलेंगे तो 2 इंटू 2 4 पाइरुविक बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? सुक्रोज का प्रत्येक अणु पाइरुविक अम्ल के 4 अणुओं में परिवर्तित होता है, तब क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण से एटीपी का नेट लाभ कितना होता है? तो हमें मालूम है कि जब ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है तो इसमें जो एटीपी 2 स्टेप पे बन रहे होते हैं, 2 एटीपी यहां बनते हैं, 2 एटीपी यहां बनते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4 एटीपी बनते हैं, और 4 एटीपी में से शुद्ध लाभ 2 एटीपी का, एक ग्लूकोज पे 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। तो यहाँ नेट लाभ पूछा है, कितने से? सुक्रोज से, मतलब एक ग्लूकोज से तो 2 का होगा, 2 ग्लूकोज से 4 का होना चाहिए, तो आंसर होगा 4 डी। C4 पादपों में प्राथमिक CO2 ग्राही, C4 की बात कर रहा है, प्राथमिक CO2 ग्राही क्या होता है? राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्फेट नहीं, ये तो RUBP लिख दिया इनने, रूबिस्को लिखता तो सोचते भी। और यह पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ये होता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, और ये मीजोफिल सेल में पाया जाता है, ये बात सही है, तो कथन हो गया गलत। कथन नंबर 2, C4 पादपों की पुलाच्छद कोशिका, मतलब बंडल शीथ सेल में रूबिस्को एंजाइम का अभाव होता है, नहीं उपस्थिति होती, तो ये भी गलत। कथन 1 और 2 दोनों गलत, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुघट्यता, सुघट्यता मतलब प्लास्टिसिटी, चाहे पर्यावरण के प्रति हो या विकास की अवस्थाओं के प्रति, तो इसका आंसर सीधा सीधा है कपास। नेक्स्ट, एक यह विसंगति एक न्यून सूत्रता के कारण होती है। भाई एक न्यून सूत्रता मतलब एक क्रोमोसोम कम है, सूत्रता मतलब प्लॉइडी, न्यून मतलब कमी, एक मतलब एक की कमी, 2n-1, 2n-1 में 45 गुणसूत्र हो जाएंगे, 46 की जगह 45 हो जाएंगे। और जीनोटाइप बोला है 44 + XO, 44 बोल दिया मतलब ऑटोसोम तो 22 जोड़ियां पूरी है। अब X के साथ में O, यहां पर X की कमी हो गई है, तो ये टर्नर सिंड्रोम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस प्रकार के लिंग निर्धारण में दो भिन्न प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं? तो एक तो ZW प्रकार में ये तो मादा हो जाती है, XY प्रकार में नर 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, और XO प्रकार में, तो आंसर हो जाएगा A और B, D। नेक्स्ट, यदि एक डीएनए अणु की लंबाई कितनी है? 1.1 मीटर, ठीक है, तो कुल लंबाई, डीएनए की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 1.1 मीटर, ठीक है, और
पैकेजिंग हेतु न्यूक्लियोसोम की संख्या याद करनी है। अब हमें ये मालूम है कि एक न्यूक्लियोसोम अर्थात 200 क्षार युग्म, ठीक है। तो मतलब हमें जितने भी क्षार युग्म मिलेंगे उसको हम 200 से अगर विभाजित कर दें तो हमें न्यूक्लियोसोम की संख्या मिल जाएगी। अब क्षार युग्म पता करने पड़ेंगे। पहले क्षार युग्म कैसे पता करेंगे? न्यूक्लियोसोम को तो बाद में देखें, पहले डीएनए की कुल लंबाई से उनके बीच की दूरी को डिवाइड कर दें। तो फॉर्मूला बनता है कुल क्षार युग्मों की संख्या। अब ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.1 फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, कुल लंबाई अपॉन 2 क्षार युग्मों के मध्य या बीच की दूरी। इस फॉर्मूले से पहले हम पता लगेंगे कुल क्षार युग्मों की संख्या। फिर क्या करेंगे, हमें पता लगाना न्यूक्लियोसोम की संख्या। न्यूक्लियोसोम की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है कुल क्षार युग्मों की संख्या। एक न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार युग्म होते हैं बटे 200 क्षार युग्म। तो हमें दो फॉर्मूले लगाने हैं, पहला ये, दूसरा ये। तो अब इसमें कुल लंबाई बटे 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी 1.1 मीटर दिया है और 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर। अब इस नैनोमीटर को पहले तो आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है तो नीचे वाले को भी मीटर में कर लो। 10 की पावर 9 मीटर -9 मीटर। और इसको इजी करना हो तो 1.1 अपॉन 0.34 इंटू 10 की पावर 9, ये ऊपर चला गया है, ठीक है। इससे आपको, अच्छा ये आपका क्या हो गया पूरा, ये हो गया कुल क्षार युग्मों की संख्या। इससे आपको भाग देना है किसको, न्यूक्लियोसोम की संख्या को, सॉरी 200 क्षार युग्मों से भाग देना, इसका भाग देना है 200 से। तो भाग देने का तरीका क्या हो गया, 1.1 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 0.34, ये तो ऐसे का ऐसा आ गया, इंटू 1/200 को मैं लिख दे रहा हूं 2 की पावर 2। तो देखो अब यहाँ काट छांट कर लेते हैं। काट छांट करने के बाद में कैलकुलेशन आएगी इस तरह की, 11 34 इंटू 2 आ जाएगा 68, 11/68 करेंगे और पावर आएगी, पावर कितनी आएगी, तो यहाँ 2 और 7 2 और 9 को काटोगे तो यहाँ पर 10 की पावर 7 बचा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 और कट जाएगा तो ये 10 की पावर 6। 11/68 इंटू 10 की पावर 6, 11/68 करने पर आ जाएगा, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से किया पॉइंट लगाया 110 हो गया तो 68 1 0.1 1 से शुरू होने वाली कोई संख्या ये है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ 15 नाइट्रोजन मतलब भारी वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाली 100 कोशिकाएं हैं, किसमें डाला गया, 14 नाइट्रोजन वाले माध्यम में डाली गई। 40 मिनट पश्चात ई कोलाई की कितनी कोशिकाओं में 14 नाइट्रोजन वाला डीएनए होगा। अब इस क्वेश्चन का एक ट्रिक देते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। देखिए हम पहले तो ये समझते हैं कि एक कोशिका है, एक कोशिका में डीएनए का एक अणु होता है। कैसा अणु होता है, तो द्विरज्जुकी होता है, ठीक है भाई। तो द्विरज्जुकी को मैं इस तरह से लिख लेता हूं यहाँ पे, एक रज्जुक दूसरा रज्जुक, ठीक है भाई।
अब एक रज्जुक, इसमें दोनों रज्जुक हैं तो दोनों रज्जुक N15 ही होंगे, 15 वाला ही नाइट्रोजन होगा दोनों में। ठीक है भाई। अब जब इस कोशिका का द्विगुणन होगा तो इससे हमें मिलेंगी 2 कोशिकाएं, एक से मिलेंगी 2। ठीक है, दोनों में एक पुराना वाला तो 15 नाइट्रोजन वाला रहेगा और नया इस पे जो बनेगा वो 14 वाला आ जाएगा। ठीक है, यहां भी वही कहानी चलेगी, एक पुराना रहेगा नाइट्रोजन 15 का और दूसरी आ जाएगी नाइट्रोजन 14। ये कितनी देर बाद? एक पीढ़ी अर्थात 20 मिनट। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में, सेकेंड पीढ़ी 40 मिनट। कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी? तो यहां पर हो जाएंगी 2 कोशिकाओं से द्विगुणन करके हमें 4 कोशिकाएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, 4 कोशिकाएं प्राप्त हो गई। अब ये चारों कोशिकाओं के अंदर आप देखो तो यहां पर 14-15 वाली थी। अब जो डीएनए बनेगा उसमें ये दोनों अलग होकर अपनी प्रतिकृति बनाएंगे, तो एक पूरी तरह से 14-14 वाला बन जाएगा और एक 15-14 वाला बनेगा। तो यहां पर मैं दे दे रहा हूं, एक तो नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 14 वाला डीएनए मिक्स। ठीक है, और दूसरा डीएनए बनेगा नाइट्रोजन 14 वाला। ठीक है, सेम कहानी नीचे वाली कोशिका के साथ भी कर लो। तो नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 14 वाला एक बन गया और दूसरा बन गया नाइट्रोजन 14 वाला। अब 4 में से 2 कोशिकाएं ऐसी हैं जो पूरी तरह से नाइट्रोजन 14 वाली है और 4 में से 2 बाकी की कैसी हैं? नाइट्रोजन 14 वाली है, 15-14 मिक्सचर वाली हैं। पूछा क्या है? 100 कोशिकाएं शुरू में ली गई थी ऐसी वाली। ठीक है, तो 100 से डबल करेंगे तो यहां मिली अपने को कितनी? 200, और यहां मिल जाएगी 200 की 400। 400 की आधी कोशिकाएं 14 से युक्त होंगी और आधी में 15-14 का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितनी कोशिकाएं 14 नाइट्रोजन वाले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए युक्त होंगी। तो ये देख लो, 400 का आधा कर लो, सीधे सीधे आंसर आ गया 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जीन के बीच पुनर्योजन आवृत्ति इस प्रकार है, तो सबसे पहले डाटा लिखना शुरू करो। मैंने पिछली बार भी ट्रिक दी थी, सबसे पहले बड़े डाटा से शुरू करो। तो सबसे पहले आपको बड़ा डाटा कौन सा दिख रहा है? 12%। ए और डी 12 लिख दिया, 12। फिर नेक्स्ट किसका नंबर आ रहा है? 10। ए और बी के बीच में 10, तो ए और बी मान लेता हूं यहां पर, है ना। ए और बी के बीच में दूरी मान ली 10। ठीक है, प्रतिशत हो गया। फिर बी और डी के बीच में 2, ये लो कंफर्म भी हो गया। 10 और 2 12, आप सही चल रहे हो। फिर ए और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 3, बी और सी के बीच में 7, 3 और 7 मिला के हो गया 10। तो ए और सी यहां पर कहीं आना चाहिए। ए के साथ सी, इसकी दूरी बता दी 3%, बी और सी के बीच की दूरी बता दी 7%। 3 और 7 10। तो जीन का अरेंजमेंट हो गया ए सी बी डी। पूछा क्या है? सी और डी के बीच की दूरी क्या होगी? भाई सी और डी यहां दिख ही रहा है आपको, ये देखो, सी और बी के बीच में 7, बी और डी के बीच में 2, 7 और 2 9, ये है 9। नेक्स्ट, हाँ भाई, पेनिसिलियम से संबंधित अलैंगिक एस्कोस्पोर हो जाएगा, लैंगिक एस्को नहीं, कोनिडियो, और लैंगिक हो जाएगा एस्को। तो कोनिडिया और एस्को, कोनिडिया बेसिडियो नहीं, बेसिडिया एस्को नहीं, ऊस्पोर बेसिडिया नहीं, कोनिडिया एस्को आंसर। नेक्स्ट, किसमें
त्रिज्या सम्मिलित, सम्मिलित नहीं, यहाँ पर सममिति वाले पुष्प होंगे। त्रिज्या रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो इसमें हमको पता है आलू होगा, सरसों होगा और सनफ्लावर होगा। ठीक है, 3 होने चाहिए, ए बी ई, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, पैसेंजन कबूतर, पैसेंजर होना चाहिए, पैसेंजर कबूतर और स्टेलार सी काउ, हाँ, के विलुप्त होने का कारण क्या था? इनका कारण बता रखा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अति दोहन। 134 का हो जाएगा बी, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है ये। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये तो आम है, ध्रुव प्रकार का फल है, अस्थिल फल होने की पहचान क्या है? अरे यार, ये तो बड़ा आसान है, बी बीज, सी बाह्य फल भित्ति, डी मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, ए अंतः फल भित्ति, एंडोकार्प, स्टोनी एंडोकार्प, ये होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से अपना टेस्ट पेपर डिस्कस हो गया। मिलते हैं अगले एफएलटी के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो।